गरजे अमित शाह, स्टालिन राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। अमित शाह बोले राहुल गांधी कभी नहीं बनेंगे पीएम, उदयनिधि नहीं बनेंगे सीएम। मैं दोनों को कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना उदयनिधि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। डीएमके सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक, जो कई हाई प्रोफाइल घोटाले में फंसी। ये डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे करप्ट सरकार है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पहले तो उन्होंने तमिल भाषा में बात नहीं करने को लेकर वहां पे कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और उदयनिधि स्टालिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। क्या कुछ जो है कह रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जरा एक नजर डालिए। सबसे पहले मैं तमिलनाडु की धरती पर महान तमिल भाषा में बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप सभी की क्षमा मांगता हूं। यह भूमि वीरता, संस्कृति और अनुग्रह की भूमि है। यह भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने पहले माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की, जनसंवाद की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक प्रतिष्ठित तमिल नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए मनोनीत किया है। उन्होंने इस दौरान जो है जिक्र करते हुए काफी बयान दिया और ये भी कहा कि परिवारवाद के मुद्दे को उन्होंने लेकर घेरा और कहा कि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और कांग्रेस की संसदीय कमेटी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। कहा एम के स्टालिन का एकमात्र एजेंडा अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद सुरक्षित करना है, जबकि सोनिया गांधी का प्राथमिक लक्ष्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि दोनों ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को विफल रहेंगे, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी भी जो है वो पीएम नहीं बन सकते हैं और उन्होंने कहा कि उदयनिधि जो है वो कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस वाले ना तमिलनाडु का भला कर सकते हैं, ना देश का भला कर सकते। स्टालिन जी का एक ही एजेंडा है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया गांधी का भी एक ही एजेंडा है, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना। मगर मैं दोनों को कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना उदयनिधि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोनों जगह एनडीए का विजय निश्चित है, मोदी जी का विजय निश्चित है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया। कहा पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों की दुखद जान ले ली। मोदी ने देश को दृढ़ता से आश्वस्त किया है कि आतंकी और उसके कृत्यों को अंजाम देने वाले दोनों को परिणाम भुगतने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम में हुए जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार 3 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। थोड़े समय पहले पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की। मोदी जी ने वादा किया था कि आतंकवादी और उनके आकाओं को हम सबक सिखाएंगे, और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की परमिशन देकर पाकिस्तान के घर में घुसकर इनके आतंकी अड्डों को समाप्त करने का काम किया है। சமீபத்தில் அப்பாவி பொதுமக்களை எல்லாம் மதத்தின் பெயரால கொலை செய்த மிகப்பெரிய துக்ககரமான ஒரு நிகழ்வு பெஹல்காமில் நடைபெற்றது. அப்போது நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த தீவிரவாத தாக்குதலை வேரோடு அழிப்போம் என்று சபதம் பூண்டு பாகிஸ்தானில் இருந்து செயல்பட்ட ஒவ்வொரு தீவிரவாதியின் வீட்டில் புகுந்தும் தாக்கி அவர்களை அழித்து ऑपरेशन सिंदूर मूलम साधने पடைத்திருக்கிறார்। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डों को और उनके आकाओं को समाप्त किया।
और ऑपरेशन महादेव ने ये तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर हमारे नागरिकों का बदला लेने का काम किया। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध कर रहा है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जेल होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष ने इस विधेयक पर सवाल उठाए। हालांकि उल्लेखनीय है कि डीएमके के 2 वरिष्ठ मंत्री लगभग 8 महीने से जेल में रह रहे। इस दौरान उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिया। किसी व्यक्ति का जेल से शासन करना अव्यावहारिक और अनुचित है। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। अभी लोकसभा में मोदी जी ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा। पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बिल? कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से ரெசிக்னேஷன் देना पड़ेगा, இஸ்திஃபா देना पड़ेगा. இப்ப நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு நடைபெற்றது. சட்ட முன்வடிவு 1330 எடுத்து வைக்கப்பட்டது. அதை எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் மிக வன்மையாக கடுமையாக எதிர்த்தன. அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது? எந்த சிஎம்ஓ பிஎம்ஓ முதலமைச்சரோ பிரதம மந்திரியோ யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சிறைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் அவர்கள் பதவியில் தொடரக்கூடாது. विपक्ष वाले पूछते हैं क्या जरूरत है ये बिल की? मैं आज कहने आया हूं, डीएमके के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी जी और सेंथिल बालाजी 8 महीने तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எல்லாம் குதிக்கிறாங்க, துள்ளி குதிக்கிறாங்க, இப்படி ஒரு சட்டம் வரக்கூடாதுன்னு. நான் நேரடியாக கேட்கிறேன், தமிழகத்தின் அமைச்சர்களாக இருக்கிற பொன்முடியாக இருக்கட்டும், செந்தில் பாலாஜியாக இருக்கட்டும், ஒருவர் 8 மாதத்துக்கு மேலேயும் இன்னொரு மிக பல மாதங்களும் சிறையில் இருந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் சிறையில் இருப்பவர்கள் ஆட்சியாளர்களாக இருக்க முடியுமா? तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि डीएमके इस विधेयक को काला विधेयक बताकर इसकी आलोचना कर रही है। मैं स्टालिन को याद दिलाना चाहूंगा कि अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को ऐसे आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार देश की सबसे डीएमके सरकार जो है वो देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है, जो कई हाई प्रोफाइल घोटाले में फंसी है। इनमें जो है टेस्मैक यानी TSMC, शराब घोटाला, रेत खनन घोटाला, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार और नौकरी के बदले पैसे कांड जैसे कई अन्य घोटाले शामिल है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 18% वोट शेयर मिला, जबकि हमारी सहयोगी पार्टी AIADMK को 21% वोट शेयर मिला। कुल मिलाकर इस गठबंधन को कुल वोट शेयर लगभग 39% था। एनडीए और AIADMK के बीच ये साझेदारी सिर्फ एक राजनीतिक सहयोग नहीं, ये तमिलनाडु के विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता है। तो ऐसे में साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुद्दे पर बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने जो एनडीए के उम्मीदवार है, जो तमिलनाडु से आते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है CP राधाकृष्णन, उन पर का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि सबसे बढ़िया उपयुक्त कैंडिडेट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो जल्द ही जो है वो आसीन होंगे अपने पद पर, तमिलनाडु के बेटे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। अमित शाह इस दौरान क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। ये डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे करप्ट सरकार है। இந்திய நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய ஊழல் ஆட்சி என்றால் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற திமுக ஆட்சிதான். इन्होंने ढेर सारे घोटाले किए हैं। இவங்க ஏராளமான ஊழல்களை இன்னும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். टेस्मैक्स स्कैम, सैंड माइनिंग स्कैम, BGR स्कैम, ELT इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्कैम, नोबल स्टील का स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, रेड सेंट स्मगलिंग स्कैम और मनरेगा में गरीब तमिल भाइयों बहनों का पैसा भी ये डीएमके एंड कंपनी खा गई।
तो जैसे कि आपने सुना, अमित शाह द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा की गई, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और डीएमके पर, स्टालिन पर जो है जमकर निशाना साधा और ये कहा कि साफ तौर पर न राहुल गांधी की मंशा पूरी होगी प्रधानमंत्री बनने की और न ही स्टालिन जो है उदयनिधि स्टालिन उनकी मंशा पूरी होगी सीएम बनने की। दोनों के ही ये जो मंशा है ये अधूरी रह जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और अब इस मामले पर आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।